हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। इस वीडियो में हम बेसिकली एक नए वीज़ा की बात करेंगे जिसके बारे में काफ़ी बातचीत हो रही है। इस वीज़ा की खास बात यह है कि ये आपको सीधा परमानेंट रेजिडेंसी एंड देन सिटीजनशिप दिलवाता है। नंबर 2, इस वीज़ा के लिए ना तो आपको कोई इंग्लिश टेस्ट देना पड़ेगा। मीन्स अगर आपकी फंक्शनल इंग्लिश है, फंक्शनल इंग्लिश मीन्स आपने अपनी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में कर रखी है, देन ऑल्सो यू कैन बी इन्वाइटेड विदाउट गोइंग फॉर इंग्लिश टेस्ट। इसमें ना तो कोई आपको पॉइंट्स स्कोर करने हैं। सो ये कौन सा वीज़ा है, किस वीज़ा की बात कर रहे हैं, तो इस वीज़ा के बारे में जानने के लिए, फुल डिटेल्स के लिए पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे और किस तरह से इस वीज़े को आप अप्रोच कर सकते हैं और कौन लोग कर सकते हैं वो भी आपको इसमें बताया जाएगा। सो प्लीज़ वॉच फुल वीडियो टू नो द डिटेल्स ऑफ दिस वीज़ा। में अगर आप कुछ डिटेल में अपनी प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हैं, दैट आर यू एलिजिबल फॉर दिस वीज़ा और नॉट, बुक अ ज़ूम स्लॉट विद अस। नंबर एंड हमारी वेबसाइट hariomconsultants.com फ्लैश हो रही है, तो उस पर आप लॉग ऑन करके भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं मेरे साथ। बेसिकली हम बात कर रहे हैं सब क्लास 858 वीज़ा की, जिसको अब नेशनल इनोवेशन वीज़ा कहा जाता है। यस फ्रेंड्स, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग वीज़ा, जिसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, मीन्स अगर आपको इनविटेशन आ जाता है और जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपनी प्रोफाइल को सपोर्ट करने के लिए लगाए हैं वो जेन्युइन हैं और इनविटेशन आ गया है, तो ये 100% आपको वीज़ा मिलता है विदाउट एनी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, विदाउट एनी स्पॉन्सरशिप। और ये वीज़ा लेने के बाद यू आर ए परमानेंट रेजिडेंट एंड वहाँ पर आपको सारी फैसिलिटी जैसे नॉर्मल PR पे मिलती हैं वो आपको मिलेंगी एंड यू कैन डू द जॉब, यू कैन डू द बिजनेस। So you are a free bird and accordingly after few years you will be citizen. तो basically this is a national innovation visa. इसमें highly talented लोगों को based on their profile, their employment, their experience, their achievements invite किया जाता है। अब ये सब कुछ कैसे पता लगेगा, इसके लिए आपको सिंपली सबसे पहले EOI सबमिट करना होता है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर दिस वीज़ा। उस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में आपको अपना प्रोफाइल सामने रखना है, जो जो भी आपने अचीवमेंट करी है, जो जो भी आपने अचीव किया है अपनी फील्ड में, वो आपको बताना है। अब इसमें आगे आपको बताएंगे कौन सी फील्ड्स के लिए इनकी प्रायोरिटी रहती है, किस किस फील्ड के लोग अगर एक्सपीरियंसड हैं, आपके पास इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन है, इंटरनेशनल नहीं भी है, नेशनल रिकॉग्नाइजेशन है, नेशनल अवार्ड्स मिले हैं आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको सपोर्ट किया, या आप किसी भी कंट्री से हैं वहाँ से आपको नेशनली अवार्ड किया गया, रिकॉग्नाइज़ किया गया इन प्रोफेशन में, देन ऑल्सो यू कैन गेट द इन्विटेशन, राइट। तो अब आपको बताते हैं किस किस सेक्टर्स में अप्लाई करने का तरीका सिंपल है। अगर ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके पास, अगर आप समझते हैं कि इनमें से कुछ भी आपके पास है, बाकी मैं रिकमेंड भी करूँगा आपके पास ये चीज़ें हैं, तो आप इसको अप्लाई कीजिए बिकॉज EOI इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको एक, अगर आपके पास इनमें से कुछ भी है तो आपको बस एक EOI सबमिट करना है और इसके बेसिस पे अगर आपको इनविटेशन आता है देन डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करनी है, फीस सबमिट करनी है एंड देन यू कैन गेट दिस वीज़ा। 81 में इन्होंने एक्सेप्शनल कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेक्टर हु आर ग्लोबल एक्सपर्ट्स एंड रेसिपिएंट्स ऑफ टॉप इंटरनेशनल अवार्ड्स ऑफ दीज फील्ड्स, ये प्रायोरिटी 1 है। प्रायोरिटी 2 में क्या है, फॉर्म नंबर 1000 में कुछ एरियाज़ इन्होंने बताए हुए हैं, उसके अंदर अगर आपके पास नॉमिनेशन किया हुआ है ऑस्ट्रेलियन साइड से, अब ऑस्ट्रेलियन साइड से सिटीजन कर सकता है, ऑस्ट्रेलियन कोई बिजनेस कर सकता है, उसको प्रायोरिटी 2 पे रखा जाता है। एंड प्रायोरिटी 3 पे किस पे रखा है इन्होंने, कैंडिडेट्स विद एक्सेप्शनल एंड आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन ए टायर 1 सेक्टर। अब टायर 1 सेक्टर में कौन सा आता है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़, AI वगैरह इसके अंदर आती हैं। सेकेंड नंबर पे हेल्थ इंडस्ट्री आती है एंड थर्ड नंबर पे रिन्यूएबल एनर्जी एंड लो एमिशन टेक्नोलॉजीज़। तो ये टायर 1 का सेक्टर है, इसके अंदर अगर आपका एक्सेप्शनल रिकॉर्ड है देन यू आर एलिजिबल टू गेट द इन्विटेशन। ये प्रायोरिटी 3 के अंडर आते हैं, ठीक है। प्रायोरिटी 3 में इन्होंने टायर 1 टायर 2 करके रखा हुआ है। प्रायोरिटी 4 में टायर 2 सेक्टर आता है, इसके अंदर आपका आता है एग्री फूड एंड एग्री टेक्नोलॉजी। इसमें अगर आपका एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस है देन यू आर एलिजिबल। डिफेंस कैपेबिलिटीज़ एंड स्पेस, इसके अंदर आपका अच्छा एक्सपीरियंस है। एजुकेशन इंडस्ट्री में टीचर हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा रिकॉग्नाइजेशन हो चुका है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस। फाइनेंशियल सर्विस एंड फिनटेक के अंदर आपका बहुत अच्छा रोल है, देन यू आर डेफिनेटली एलिजिबल। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट एंड रिसोर्सेज, तो ये सब जो प्रायोरिटीज़ हैं, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4। प्रायोरिटी 1 में बेसिकली एक्सेप्शनल टैलेंट इन टॉप ऑफ द फील्ड अवार्ड्स, राइट। सेकेंड में प्रायोरिटी 2 में नॉमिनेशन वाले कैंडिडेट्स। प्रायोरिटी 3 में इन्होंने टायर 1 सेक्टर के बारे में बताया एंड प्रायोरिटी 4 में टायर 2 सेक्टर के बारे में बताया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ
जो इनकी प्रायोरिटी 1 है उसके अंदर जो टॉप ऑफ द अवार्ड्स ये चाह रहे हैं वो कौन सी फील्ड्स हैं। सो दिस सेक्टर इंक्लूड्स बट इज़ नॉट लिमिटेड, इसके अलावा भी अगर आपके पास इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है आप कर सकते हो। तो ये स्पेशलाइजेशन इनको बस चाहिए। एडवांस्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी सॉफ्टवेयर वाले सब, ठीक है। एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी बिकॉज दे वांट टू डू मेड इन ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें अगर आपका मैन्युफैक्चर में एक्सपर्टी है या स्पेशलाइजेशन है और आपको अवार्ड्स मिले हुए हैं, देन यू आर द कैंडिडेट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी जनरेशन, साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, फोटोनिक्स, रोबोटिक्स, पोजीशनिंग, टाइमिंग एंड सेंसिंग टेक्नोलॉजी। तो ओवरऑल जितना भी टेक पार्ट है जो कि डेवलपमेंट के लिए बहुत एसेंशियल है, तो उनमें से किसी में भी आपका इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन है। अब इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन कैसे होगा? इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन के लिए इन्होंने बोला हुआ है कि आपके पास कोई इंटरनेशनल अवार्ड है, नोबेल प्राइज़ है, ब्रेक थ्रू प्राइजेज़ हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मेडल ऑफ ऑनर मिला अगर आप इंजीनियर हैं, फील्ड्स मेडल हैं, ट्यूनिंग अवार्ड, पल्सर प्राइज़, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, ओलंपिक गोल्ड मेडल इफ़ यू आर फ्रॉम द स्पोर्ट्स। सो दीज आर द इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन जिसको ये मानते हैं। तो ये टायर 1 प्रायोरिटी 1, अगर आप इनमें से किसी में भी हैं और ये अवार्ड्स या इसके जैसा अवार्ड आपके पास है इंटरनेशनल लेवल का, देन डेफिनेटली यू शुड अप्लाई, राइट। अब आ जाते हैं नेशनल लेवल पे, क्योंकि इंटरनेशनल वाला तो बहुत कम होंगे, ठीक है। इस फील्ड में नेशनल लेवल पे काफ़ी स्कोप है। अब नेशनल लेवल में बेसिकली ये क्या चाह रहे हैं कि जैसे अगर आप साइंटिस्ट हैं या प्रोफेसर हैं और आपको रिसर्च ग्रांट मिला हुआ, नेशनल अवार्ड मिला हुआ इन रिसर्च और टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, देन डेफिनेटली उस अवार्ड के बेसिस के ऊपर यू कैन बी इनवाइटेड। अब इस फील्ड में ये अब आपको बताने वाले हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी फील्ड्स जिसके लिए कह रहे हैं। इसमें आपका आता है बेसिकली टेक्नोलॉजी दैट विल सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया टू रीच नेट ज़ीरो। दीज आर बेसिकली एमिशन के लिए, पोल्यूशन ना हो, तो उसके लिए इन सेक्टर्स के अंदर दे वांट द पीपल विद नेशनल स्टैंडर्ड्स, राइट। अभी हमने आपको बताया इंटरनेशनल रिकॉग्निशन कैसे इन्होंने अचीव करना है। नाउ नेशनली जो कि काफ़ी आपका अपॉर्चुनिटी बढ़ता है अगर आपके पास नेशनल अचीवमेंट में बेसिकली दे आर सेइंग कि अगर आपके पास कोई भी नेशनल ग्रांट है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट लेवल से या सेंट्रल लेवल से, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई एंड यू कैन गेट द इन्विटेशन। अब इसमें एग्जांपल आपको देता हूँ, अगर आप साइंटिस्ट हैं, किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और आपको ग्रांट मिली है, और ये बहुत कॉमन है ग्रांट्स बिकॉज ऑफ दिस रिसर्च फील्ड काफ़ी अच्छा इनोवेशन एंड देयर आर मैनी ग्रांट्स। DST देता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी देता है। ये मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा सोशल स्टडीज़ और काफ़ी अलग अलग और भी काफ़ी सेक्टर्स हैं जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट करती है रिसर्च को और ग्रांट्स देती है। तो अगर आप रिसिपिएंट हैं इन वन ऑफ दिस नेशनल ग्रांट्स, देन आपको ये इन्विटेशन आ सकता है। तो बेसिकली अगर आप रिसिपिएंट हैं नेशनल रिसर्च ग्रांट्स के, देन अगेन दिस इज़ द नेशनल क्राइटेरिया टू जज यू, राइट, सो दैट दे कैन इन्वाइट यू। इसके अलावा इफ़ यू आर PhD होल्डर्स ऑफ PhD विद हाई लेवल ऑफ एकेडमिक इन्फ्लुएंस। अब इसको कैसे इन्होंने जज किया? इसको बेसिकली अगर आप PhDs हैं, PhD इंडिया में बहुत जनरेट हो रहे हैं आज की डेट में, राइट। तो खाली PhD होना ही नहीं है, इसके अलावा इफ़ यू आर ए गुड PhD विद गुड नंबर ऑफ पब्लिकेशंस में इनका, अगर आप इम्पैक्ट फैक्टर की बात करें, इफ़ यू आर साइंटिस्ट यू नो अबाउट द इम्पैक्ट फैक्टर। अब ये उस सेक्टर की बात कर रहा हूँ जो साइंस में है या जो रिसर्च करते हैं, उनको जर्नल्स में उनका पब्लिकेशंस हैं। तो इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हैं कि अगर आपका नेचर में पब्लिकेशन है, लैंसेट में, एक्टा न्यूमेरिका, आज की डेट में इफ़ यू आर डूइंग गुड रिसर्च तो ये जर्नल भी आपको मना नहीं करेंगे, आपका आर्टिकल्स में पब्लिश हो जाएगा। तो वन ऑफ दीज जर्नल्स में अगर आपका पब्लिकेशन है, देन यू कैन बी इन्वाइटेड फॉर श्योरली। सेकेंड, एक H-इंडेक्स होता है रिसर्चर्स का, उसके लिए चाह रहे हैं कि अगर आप अभी यंग ही हैं और आपका पब्लिकेशंस एंड नंबर ऑफ पब्लिकेशन बहुत अच्छा है, तो आपका H-इंडेक्स बढ़ जाता है। तो इसको कहते हैं अर्ली कैरियर रिसर्चर। तो अगर आप अर्ली कैरियर रिसर्चर हैं विद H-इंडेक्स ऑफ 14, बहुत आसानी से अचीव हो जाता है अगर आप एक डेडिकेटेड लोग हैं, डेडिकेटेड साइंटिस्ट हैं, देन यू कैन हैव इट। ये बात आपकी PhD की, इसमें जो मेंशन है मैं आपको बता देता हूँ। रिसर्च ये मैंने आपको बता दिया, रिसेंट पब्लिकेशन इन टॉप रैंक जर्नल्स, H-इंडेक्स शुड बी अराउंड 14। रिसर्च बेस्ड डिग्री फ्रॉम अ टॉप, अगर इन दोनों के अलावा आपके पास एक ऐसे इंस्टीट्यूट से डिग्री है लाइक विच इज़ इन टॉप 100 अकॉर्डिंग टू टाइम्स हायर एजुकेशन, देन अगेन यू कैन बी इन्वाइटेड। अब ये टॉप 100 में आना मीन्स अगर आपकी बाहर की यूनिवर्सिटी से PhD हैं आप, देन यू आर अगेन एलिजिबल फॉर दिस।
अदर मेजर्स ऑफ हाई कैलिबर टैलेंट इज़ कि आपने बेसिकली रिसेंटली की नॉट अपीयरेंस एंड हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। अगर आपने किसी हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में अपनी प्रेजेंटेशन दिया, आपको इनवाइटेड टॉक के लिए बुलाया, या आपने किसी तरह से भी उसमें प्रेजेंट किया है, उसका उन्होंने एग्जांपल दिया है, जैसे कि AACR अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कैंसर रिसर्च। तो साइंटिस्ट जो अच्छा काम कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, उनके बाद रिसर्च ग्रांट्स है, डेफिनेटली दे मस्ट हैव प्रेजेंटेड देयर वर्क इन दिस काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंसेस। इंटरनेशनल जियो साइंस एंड रिमोट सेंसिंग सिम्पोजियम, तो ये वन ऑफ द एग्जांपल्स हैं। मतलब कि अगर आपने अपना रिसर्च एज ए इनवाइटेड साइंटिस्ट इन बड़े लेवल की इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंसेस में अगर आपने प्रेजेंट किया है, सो दैट इज़ अ वेरी गुड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ योर वर्क। तो अगेन यू कैन बी इनवाइटेड। हैं आपके पास कोई पेटेंट है जिसने आपने कोई इन्वेंशन किया है, जिसके रिकॉग्नाइजेशन की ऑस्ट्रेलिया को उस चीज़ का नो हाउ पता लगेगा, एंड दे कैन डेवलप दैट टेक्नोलॉजी और डेवलप दैट प्रोडक्ट फॉर विच यू हैव द पेटेंट, देन अगेन यू कैन बी इनवाइटेड। ठीक है, तो ये मैंने आपको फैक्टर्स बताए हैं जिसके बेसिस पे बहुत इंटरनेशनल एंड एज वेल एज नेशनल लेवल पे कैसे आपको वो जज करेंगे। इनमें से ज़रूरी नहीं है सब कुछ आपके पास होना चाहिए, एक चीज़ भी किसी भी सेक्टर में आपके पास एक दो चीज़ें मिला के हैं तो यू मस्ट अप्लाई फॉर EOI, बिकॉज EOI अप्लाई करने के लिए कोई फ़ीस नहीं है। जो आपके पास है आप अप्लाई कीजिए, एंड यू नेवर नो कि कौन सी चीज़ आप में है जो उनको पसंद आएगी, राइट। सो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। देन एजुकेशन, टीचर्स की हमने बात की थी, उसकी थोड़ी डिटेल बताते हैं। Academia, research and management in universities and higher learning institutions. The sectors includes but is not limited to. मतलब जो इसमें लिस्ट में दिया है उसके अलावा नहीं, उससे मिलता जुलता भी अगर आपके पास है देन यू कैन अप्लाई। लाइक सीनियर मैनेजमेंट है अगर में है, अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट्स में आप एक टॉप रैंक पर हैं या एक अच्छी पोजीशन पर हैं, हैव ए गुड एक्सपीरियंस, देन यू शुड अप्लाई। सीनियर एकेडमिक्स रिसर्चर्स एट ऑस्ट्रेलियन एकेडमिक लेवल D और E और इंटरनेशनल इक्विवेलेंट, मतलब अगर आप ऑस्ट्रेलियन एकेडमिक लेवल D और E के बराबर का काम या एक्सपीरियंस या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होल्ड करते हैं इन योर कंट्री ऑल्सो, देन अगेन यू आर एलिजिबल। अब डिफेंस में जो है मैंने आपको बताया था, इसमें बेसिकली इंडिया की बात करें तो DRDO वाले साइंटिस्ट आएंगे। बेसिकली डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफेंस कैपेबिलिटी इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्नोलॉजी। तो इसमें जितने भी DRDO के साइंटिस्ट हैं who have contributed towards development of missiles or anything, any related to defense sector, then you are invited. You must apply if you want to settle in Australia. Then electromagnetic technologies, propulsion systems, space objects, space system engineering, space sector enabling skills. ये सब, if you are from one of these fields and are doing good in Indian sector and want to settle, then must submit your EOI. तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं देन यू मस्ट अप्लाई। मैं तो आपको बोलूँगा अगर आप में से कुछ भी इनमें से आप समझते हैं आपके पास है, भले वो इंटरनेशनल ना हो, चाहे वो Tier 2 का हो, Tier 1 का हो, यू मस्ट अप्लाई। तो करंट इनोवाई में अगर आपको एक आइडिया दी जाए कि इन्विटेशन जो जुलाई सितंबर 25 में दिस ईयर दिए गए थे, टोटल EOI सिर्फ 1800 या 1841 के आसपास आए हैं और 122 इन्विटेशन इन्होंने दी हैं। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा EOI नहीं आ रहे। तो इस डाटा से ये पता लगता है कि काफ़ी लोगों को या तो मालूम नहीं है, या अगर मालूम है तो वो इस तरह से सोच रहे हैं कि हम इसमें एलिजिबल नहीं है, कि आपको बिल्कुल सेलिब्रिटी होना पड़ेगा, ऐसा सोच नहीं है। तभी मैंने ये वीडियो बनाया। आपके पास इसमें कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसमें बहुत लोग हैं इंडिया में, खासकर रिसर्च साइड पे, तो आई थिंक उनके लिए बहुत अच्छा वीडियो है। तो अगर आप रिसर्च में आपकी पब्लिकेशन डेफिनेटली होंगी and you want to settle down in Australia if you dream, then this is the best way. बाकी चीज़ें भी आप ट्राई कीजिए, क्योंकि हमने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के जितने भी रूट्स हैं पैरेलली यू कैन फॉलो, राइट। तो किस तरह से पैरेलली चलना है इसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। तो होप आपको समझ आ गया होगा कि ये एक सेलिब्रिटी वाला जो दिमाग में रहता है ना माइंडसेट, कि सेलिब्रिटीज़ को ही बुलाया जाएगा, या टॉप के जो ओलंपिक मेडल का विजेता है या जिसने ओलंपिक मेडल जीता उसी को, ऐसा नहीं है। अगर आप साइंटिस्ट हो, एक अच्छे इंस्टीट्यूट में UGC रिकॉग्नाइज में काम कर रहे हो, अच्छी पब्लिकेशन हैं डेफिनेटली होंगी, इफ़ यू आर डूइंग गुड वर्क देन अप्लाई फॉर EOI इफ़ यू वांट टू सेटल डाउन इन ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।